हेलो बच्चों। आज जेनेटिक्स का थर्ड लेक्चर यहाँ पे डाल रही हूँ। और इससे पहले मैंने लेक्चर में मेंडल्स के लॉ आपको बताए थे। उसमें मैंने दो लॉ आपको बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, आज थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल लो इसको, या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोल दो। ठीक है, देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, दो पेरेंट ऐसे लेते हैं जिनके पास क्या है, दो या दो से अधिक लक्षण हैं लेकिन विपरीत लक्षण है। यहाँ पे विपर्यासी लक्षण है, ये रॉ लगा देना इसके ऊपर। ठीक है, तो दो अलग अलग लक्षण हैं लेकिन विपरीत हैं। ठीक है, दोनों के पास, उनके बीच जब हम संकरण कराते हैं तो उनके जो लक्षण होंगे, ठीक है, वो उनकी जो आने वाली ऑफस्प्रिंग होंगी, ठीक है, जो उनकी जनरेशन होगी, ठीक है, तो उन जनरेशन्स में उनके लक्षणों की उपस्थिति एक दूसरे को क्या नहीं करती है, हाइड नहीं करती है, कोई उस पर असर नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब वो अपने कैरेक्टर्स को, जो भी उनके लक्षण हैं, उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। और यही लक्षण क्या होते हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी क्या होती चली जाती है, वंशानुगति होती चली जाती है। ठीक है, तो उनके जो लक्षण होंगे वो स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस होते रहेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ले रखा है इसने, आप ऐसे ले लो, आपने मटर का पौधा ही ले लिया हमने, तो आपने क्या ले रखा है, दो अलग अलग मटर के पौधे ले रखे हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा मैं समझा देती हूँ आपको चित्र से। देखो हमने क्या ले रखा है, येलो राउंड ले रखा है। ठीक है, आर फॉर राउंड, वाई कैपिटल वाई फॉर येलो। ठीक है, इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं किससे, ग्रीन रिंकल के साथ। देखो ये बीज थोड़ा आपको झुर्रीदार लग रहा है, ठीक है, और ग्रीन कलर है। ठीक है, तो इसके दो अलग अलग कैरेक्टर हैं कि ये रिंकल्ड है और ये क्या है, ग्रीन है। इसका कैरेक्टर है कि ये राउंड है और येलो है। ठीक है, अब इनके गैमीट्स क्या बनेंगे, अलग अलग गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि एक जनक जो है उसके पास क्या है, दो अलग अलग लक्षण हैं, तो दो अलग अलग लक्षणों के दोनों गैमीट्स क्या होंगे, बनेंगे। देखो ये गैमीट्स बन गए। ठीक है, इसका राउंड वाला गैमीट्स एक आ जाएगा और येलो वाला आ जाएगा, ऐसे इसका भी आ जाएगा। ठीक है, जब F1 है तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, इसको लिख दे रहे हो। ठीक है, इन दोनों में क्रॉस हुआ और F1 में ये आपको क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनके जो भी हैं एलिलिक आप स्ट्रक्चर बोल लो या जीनिक स्ट्रक्चर बोल लो, इसमें आपको देखो चारों ही गैमीट्स, मतलब ये अलग अलग, ठीक है, गैमीट्स में जो भी एलील हैं, आर वाई कैपिटल और आर वाई स्मॉल, इस F1 जनरेशन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप क्या करते हो, इसका क्या कर लेते हो, देखो इसको एक रफ वे में थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आगे कर लेती हूँ इसको यहाँ पे स्लाइड में। तो देखिए, अब आपने F1 जनरेशन में क्या प्राप्त करा है, आर, मैं ऐसा करती हूँ जो आर है उनको एक साइड ले लेती हूँ, मतलब ठीक है, साथ में आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपने लिया है। ठीक है, इसका फिर क्या करेंगे, अब F2 जनरेशन हमें प्राप्त करनी है तो इसका स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण कराएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इनके गैमीट्स अगर हमें निकालने होंगे तो गैमीट्स इस कैपिटल आर का मैं इस वाई के साथ संयोग कर लेती हूँ एक बार, और इस कैपिटल आर का फिर एक बार स्मॉल वाई से संयोग कर लेती हूँ। ऐसी ये जो स्मॉल वाई है इसका एक बार कैपिटल वाई के साथ संयोग कर लेती हूँ, और इस स्मॉल आर का एक बार इस स्मॉल वाई से संयोग कर लेती हूँ। तो ये आपको क्या मिल गए, चार तरह के अलग अलग जो गैमीट हैं वो प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इन चार प्रकार के गैमीटों का आप, मतलब ये बन रहे हैं तो इनका क्या करवाओगे, इनको आप चेकर बोर्ड में जो भी आपने लिखा हुआ है एक साइड, मतलब एक, ये तो मैंने माना है कि ये गैमीट्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ये फीमेल्स के हो गए तो ऐसी क्या होंगे, मेल्स के भी होंगे। ठीक है, जो मेल प्लांट होगा, तो अब मेल और फीमेल जो गैमीट होंगे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, आगे कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो ये गैमीट्स बने हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इतना है ना, आप समझ जाओगे ताकि। अब देखो ये आर वाई कैपिटल है,
देखो इसमें साफ साफ इसने स्पर्म लिख दिया, यहाँ एक्स लिख दिया। चलो स्पर्म एक्स नहीं मानते हम, ठीक है। चलो एक्स को हम साइन दे देते हैं ये वाला फीमेल वाला साइन, ठीक है। और जो मेल प्लांट होता है उसको हम ये वाला साइन दे देते हैं। तो इस साइड सारे गैमेट्स किसके हैं, मेल प्लांट के, और इस साइड सारे फीमेल प्लांट के, ठीक है। तो ये गैमेट्स हमने जो अभी निकाले थे वो निकल गए और ये फीमेल वाले निकल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका देखो इनको पेयर कर लेंगे, कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर वाई को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कैसे बनाओगे, ये वाला एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है, इस तरह से। फिर ये 4 मिल गया आपको। फिर इसके बाद क्या होगा, आप सेकंड टाइम इसको लोगे और इसका एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो ये सेकंड रो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर यही थर्ड और फिर यही फोर्थ के साथ हमें करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। तो इसमें हमने बोला कि जो भी मतलब क्या होते हैं, पेरेंट के जो भी हमने 2 अलग अलग लक्षण लिए हैं वो क्या होंगे, F1 पीढ़ी में भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और आगे वंशानुगत होते रहेंगे, ठीक है। मतलब वो स्वतंत्र हैं अपने लक्षणों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा, अब आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे इनको हम काउंट कर लेते हैं कि क्या रेशियो इनका बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। कैसे कैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये, ठीक है। तो देखो राउंड येलो जितने भी हैं हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कितने, देखो 16 थे ये, अपने आप में पूरे कितने हैं, 16 में से 9 तो क्या है, येलो राउंड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम ग्रीन राउंड कितने हैं, 1 2 3 ग्रीन राउंड है, ठीक है। हो गया 16 में से कितने, 3 ग्रीन राउंड हो गए। फिर ऐसी 3 क्या हो गए, ये रिंकल्ड येलो आप बोल लो इनको, येलो दिख रहे हैं कलर में और रिंकल्ड है, ठीक है ना, यानी झुर्रीदार हैं। तो 3 ये हो गए और एक लास्ट जो 16वां बचा वो क्या है, ग्रीन है और रिंकल्ड है, झुर्रीदार है। तो झुर्रीदार हरा आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रेशियो क्या बन रहा है, 9:3:3:1 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लॉ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि पीढ़ियों में भले ये है कि इनका अनुपात क्या है, किसी कोई मतलब ज़्यादा है कोई कम है, ठीक है ना, लेकिन सारे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। येलो राउंड था, यहाँ देखो येलो राउंड, ठीक है। और ये क्या था, दूसरा वाला ग्रीन येलो था, तो ये भी है ग्रीन येलो, ठीक है। या वो क्या कर रहा है, आप उसको सॉरी ग्रीन येलो बोलना नहीं उसको, ये वाला कौन सा है, राउंड येलो है और दूसरा वाला क्या है, ग्रीन रिंकल्ड बोलोगे इसको, रिंकल्ड है, ठीक है, राउंड मत बोलना उसे, रिंकल्ड है। तो ग्रीन है और कैसा है, रिंकल्ड है। तो ग्रीन रिंकल्ड भी आपको दिख रहा है और येलो राउंड भी आपको दिख रहा है, और बाकी ये 2 तो इन दोनों की हाइब्रिड है, ठीक है, बने हुए हैं जो, ठीक। चलिए ये तो हो गया स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो मेंडेल के लॉज थे, ठीक है। वैसे ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं ये तो मेंडेल के नियम के बहुत बाद आए, क्योंकि जो मेंडेल्स के नियम हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, जो ये वाला लॉ है ना स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, तो ये तो देखो अगर हम बात करें तो ये कैसे कह रहा है, ये कह रहा है कि चलो मान लिया ए और बी है कोई, ठीक है, 2 दोस्त हैं और कोई अनजान दोस्त हैं सी और डी, ठीक है। इसके क्या होंगे, बोल रहा है कि इसका जो ए होगा ये इसके सी के, अगर मतलब कहीं ये मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं तो बी का मन नहीं है मूवी देखने का, ऐसे यहाँ डी का मन नहीं है, ए का है लेकिन सी का भी है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये बोलेंगे कि चलो वहाँ हॉल में गए तो बोला कि चलो मेरा मन नहीं है तुम ये सी के साथ देख लो, ठीक है। ये बोला चलो मेरा मन नहीं है और इस डी का भी मन नहीं है तो मैं इसके साथ बैठ जाता हूँ, ठीक है, या मैं बाहर घूम लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो यूनिवर्सली दोज लॉज आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसलिए इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इनके एक्सेप्शंस क्या हैं। फर्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता, इसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। क्या बोलते हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखो क्या कह रहा है कि कोई भी 2 विपरीत लक्षणों वाले जो पौधे होंगे उनमें अगर आप संकरण कराते हो, ठीक है, तो जो F1 पीढ़ी होती है, ठीक है, F1 पीढ़ी में वो दोनों ही पेरेंट अपने आप को क्या करते हैं, बोला
पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ हद तक अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और पूरी तरह से एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाते हैं। तो लिखा हुआ है इसने कि दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूरी तरह से प्रभावी लक्षण नहीं दिखाता है अपना, ठीक है, दोनों ही लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी खोज सबसे पहले कार्ल कॉरेंस ने 1903 में दी थी, ठीक है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गुलाबांस, इसको आप 4 o'clock फ्लावर भी कहते हो, ठीक है, इसका ले रखा है। तो देखो 4 o'clock फ्लावर में देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक रेड फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है, ठीक है, ये पेरेंट है, ठीक है, दोनों। अब पेरेंट के क्या बनेंगे, एक आर बनेगा और जो भी होगा इसने R1 लिख रखा है यहाँ पे, और जो वाइट वाला है इसके गैमीट्स बनेंगे, तो जो फर्स्ट जनरेशन मिल जाएगी आपको R1 R2 की मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट जनरेशन में आपको फ्लावर का कलर मिला है वो ना तो वाइट है, ना तो वाइट है और ना ही क्या है, रेड है, वो उसका अलग ही कलर आ गया, पिंक कलर, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो इसका फिनोटाइप है वो क्या है, पिंक कलर का आ गया है, ठीक है, जो क्या है, पेरेंट जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर कलर में किसी से भी मैच नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर आप क्या करवाते हो F1 पीढ़ी में, इस F1 पीढ़ी में दोबारा क्या करवाते हो, स्वपरागण कराते हो, तो F2 पीढ़ी में फिर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इनका रेशियो जो है वो क्या है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 1:2:1 है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, जो अनुपात है उसमें ये देखो, मैं थोड़ा बना देती हूँ इसको, यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। सपोज आपने माना कि जो रेड फ्लावर था वो, यहाँ पे मैं कैपिटल R ले लेती हूँ, ठीक है, और जो वाइट फ्लावर था वो क्या था, स्मॉल R ले लिया, इसका गैमीट R बना और इसका गैमीट क्या बना, ये बना। अब इन दोनों गैमीट ने जो भी है क्रॉस हुआ, तो जो F1 जनरेशन हुई वो किस कलर की हो गई आपको प्राप्त, पिंक फ्लावर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस जो ये जनरेशन कौन सी है, F1 जनरेशन है, ठीक है। अब F1 जनरेशन में आप क्या करवाओगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे। सेल्फ पॉलिनेशन में इस चेकर बोर्ड के थ्रू आपको थोड़ा समझा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और आप, ठीक है, इतना ही, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लेना कि ये फीमेल प्लांट है और ये ऊपर वाले जो भी गैमेट्स आएंगे ये किसके होंगे, मेल प्लांट के, ठीक है। तो आपने देखा था एक फीमेल प्लांट लेना पड़ेगा, एक मेल प्लांट लेना पड़ेगा, तो ये मैंने मेल ले लिया और ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, फीमेल ले लिया, ठीक है। तो अब आपको मैंने बताया है इन दोनों को मिलाना है, फिर इन दोनों को मिलाना है, फिर, ठीक है, सॉरी, इसको करना ही पड़ेगा ऐसे, फिर इसका R का इस R के साथ, तो R स्मॉल r, और यहाँ पे इस R का इस R के साथ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है 4 4, देखो एक एक क्या मिला है आपको, पूरा रेड वाला मिला है, जो आपको पेरेंट थे, आपने रेड प्लांट लिया था, एक है, ये दोनों देखो सेम गैमीट्स हैं इनके, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2 हैं, और ये वाला कौन सा है, वाइट वाला है, आप इसको वाइट लिख लो, ठीक है। ये दो जो मिले हैं आपको, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी क्या है, पिंक है, और जो ये वाला है ये कैसा आपको मिला है, रेड मिला है, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1:2:1 हो गया, ठीक है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आप यही लिख सकते हो इनका। तो जो रेड है और जो वाइट है दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लॉ क्या कहलाता, वो लॉ नहीं, सॉरी, ये जो टर्म है ये क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना, कि दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों में भी, ठीक है ना। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपका है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो बोथ जीन होते हैं किसी भी एलिलोमॉर्फिक पेयर के, वो अपने आप को बराबर बराबर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सह मतलब नाम से पता चल रहा है, सह मतलब बोथ, यानी को मतलब बोथ यानी दोनों, डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट यानी अपने आप एक दूसरे पे, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं, नहीं, दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, ठीक है ना, हो गया। तो डोमिनेंस का यहाँ पे डोमिनेंट ले लेना, ठीक है। तो लिख रहा है कि जब
यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप वाला ले लिया है। तो जब हम F1 पीढ़ी की बात करते हैं तो दोनों ही लक्षण अपने आप को जब प्रकट कर पाएँ, जो भी उनके लक्षण हैं, तो ये क्या कहलाता है टर्म, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आपको पता है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले जा रही हूँ। आपको पता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ए बी एंड ओ होते हैं। ठीक है, अब जो उनका कंट्रोलिंग जीन होता है वो होता है आई। अब आई किसके लिए, इसके लिए क्या होगा, आई ए होगा। ठीक है, और इसके लिए आई बी, ठीक है, आई ओ। ठीक है, तो ये है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब जब हम क्या लिख रहे होंगे, ब्लड ग्रुप अगर हम ए की बात करें तो इसके जो कंट्रोलिंग जीन होगा वो इस तरह से बनेगा, आई ए। ठीक है, डबल लिखते हैं, या फिर दो दो हो सकते हैं, आई ए आई ओ हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा इससे पहले मैं एक चीज़ ये बता देती हूँ कि जैसे मैंने आई ए आई बी और आई ओ लिखा था। ठीक है, तो आई ए क्या होता है, आई ओ पे हमेशा डोमिनेंट होगा, ऐसी आई बी भी क्या होगा, आई ओ पे हमेशा डोमिनेंट होगा। ठीक है ना, अगर क्या है, सपोज मान लो कि आई ए जो ब्लड ग्रुप्स वाला है, या अभी देखेंगे इसको आगे। ठीक है, तो आई ए मतलब आई ओ पे डोमिनेंट होगा और आई बी भी आई ओ पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा। बट ये दोनों जब आई ए और आई बी की बात करें हम, तो ये दोनों क्या होंगे, को डोमिनेंट होंगे एक दूसरे पे। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप का क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसकी जो जीनी संरचना होगी वो इस तरह से हो सकती है, दो तरह। ठीक है, ये आई ए लिख लो आप इसको, या फिर ये अथवा ऑब्लिक है, आई ए आई ओ लिख लो। ठीक है, ऐसे बी का होगा आई बी और नेक्स्ट क्या होगा, आई बी आई ओ होगा। ठीक है, इसके बाद जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा इसमें एक ही होगा, क्या होगा, आई ए भी होगा और आई बी भी होगा। अब ब्लड ग्रुप ओ की बात करूँ मैं तो इसमें आई ओ होगा। ठीक है, हो गया। अब आपको यहाँ पे देख लो कि जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के हैं, 1 2 3 4, बाहर से आप बोल रहे हो 4 प्रकार के, तो इसका मतलब यहाँ पे फिनोटाइप, ब्लड का जो भी फिनोटाइप्स हैं वो कितने, 4 हैं, 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं। ठीक है, अब जीनोटाइप की बात करूँ मैं तो सारे काउंट करोगे आप, 1 जीनोटिपिक एक ये है, 2 3 4, ये पूरा 5 और ये पूरा 6, तो 6 टाइप के क्या है, जीनोटाइप पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि 1 जीन क्या करता है, ब्लड ग्रुप में जो 1 जीन होता है वो 3 एलील्स डिपेंडेंट है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, 4 फिनोटाइप हैज़ 6 जीनोटाइप, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत आगे हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे उसमें भी समझ जाओगे। तो इस तरह से ये है। अब इस यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप का। ठीक है, ब्लड ग्रुप में देखो हमने क्या करवाया, सपोज हमने एग्जांपल ले रखा है कि कोई ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, तो उसका प्रभावी जीन आई ए वो वाला आई ओ हो सकता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से करवा दिया उसके ब्लड ग्रुप का, तो हम यहाँ पे आई ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी शादी हमने किससे करवा दी, लगभग जो आई बी वाला होगा, लगभग कुछ नहीं, आई बी वाले से करवा दी। ठीक है, ब्लड ग्रुप। तो अब क्या होगा, इनके जो जीन बोलो आप या गैमीट बोलो या एलील बोलो, ठीक है, गैमीट तो खैर होगा नहीं, एलील, तो वो क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे आएंगे। देखो जो कौन सा वाला होगा, जो उनकी पीढ़ी होगी, आई ए कराया हमने, आई बी कराया, तो वो क्या हो जाएगी, आई ए आई बी हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा, इसकी आगे F2 जनरेशन अगर हमें देखनी है तो उसमें क्या होगा, F2 जनरेशन में आगे ये देखो क्या हो जाएगा, ये मेल एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के और ये क्या है, फीमेल एलील, इनको मान लो। ठीक है, ये फीमेल कर लिया आपने, ये मेल कर लिया, तो ये देखो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ये आई ए कंबाइंड हो जाएंगे, ये आई बी कंबाइंड हो जाएंगे, ऐसी फिर क्या होगा, ये आई बी इस आई ए के साथ कंबाइंड हो जाएगा और एक बार ये आई बी इस आई बी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए। अब देखो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो क्या कह रहा है, देखो ये आपस में कंबाइन हो, ये आपने देखा था, मैंने अभी पीछे बताया था कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसका जो जीन जो संरचना होती है वो आई ए होगी या फिर क्या होगी, आई ए आई ओ होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आई है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी है कि ए होगा, ठीक है, ए भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो आई बी है, तो ये मैंने किसके लिए बताया था, ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होगा, तो ये ए बी होगा, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट थर्ड देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये आपने इन दोनों को कंबाइन किया था, इसे और इसे, तो आई ए और आई बी दो हो गए, ठीक है। तो कितने आई बी मतलब कितने ए बी हो गए, दो ए बी हो गए, एक क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। और ये वाला देखो, जब आपने क्या किया था, इन दोनों को कंबाइन किया था, तो आई बी आ गया था, तो इसका भी अमाउंट कितना है या रेशियो कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रेशियो प्राप्त हो रहा है, 1:2:1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि देखो जो जीनोटिपिक रेशियो है ये आपको दिख रहा है क्या है, ए ब्लड ग्रुप ए बी, रेशियो तो आपको 1:2:1 मिल गया, और जो इनके जीनोटाइप हैं वो क्या है कि ब्लड ग्रुप ए होगा, हो सकता है 1, ठीक है, चांस है। ए बी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और बी के क्या हैं, जितने ए के चांस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों मतलब उसमें ए भी है और उसमें क्या है, बी भी है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ऐसे नहीं कि हाइड कर दे रहे हैं एक दूसरे के लक्षणों को या उनकी जीनी संरचना को, नहीं, एक दूसरे को एक्सप्रेस होने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, जो भी उनकी संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप जब ए बी आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि उनके जीन्स क्या हैं, मतलब माता पिता दोनों के जीन्स क्या हुए हैं, वहाँ पे एक्सप्रेस हुए हैं। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया है, ठीक है ना, हो गया। तो ये है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, आपकी बुक में गाय वाला भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आपने एक क्या ले रखा है, रेड कैटल ले रखा है, ठीक है। और रेड कैटल कोई भी लाल गाय है, आपने इसका वाइट कैटल ले लिया दूसरा, ठीक है। रेड कैटल को आपने जो जीनोटाइप है उसका, उसको आपने आर दे दिया, वाइट वाले का आपने डब्ल्यू दे दिया। इसके जो गैमीट बनेंगे वो आर बनेंगे, इसका गैमीट क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। अब F1 जनरेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ब्लड ग्रुप से जिसको समझ नहीं आ रहा, मैं ये दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ। तो आर डब्ल्यू हो गया F1 जनरेशन में। अब F1 जनरेशन में यहाँ आप क्या नहीं बोलोगे, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह नहीं बोलोगे, पॉलिनेशन एज प्लांट में लिया जाता है, ठीक है ना। एनिमल की बात करूँ मैं, तो आप बोलोगे F1 जनरेशन की ही हम F1 के साथ क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे। तो F1 जनरेशन क्या थी, RW थी, ये क्या था, RW था, ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, आपने मेल ले लिया। अब इसका चेकर बोर्ड बनाओगे तो इस तरह से बना लोगे, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे ले लिया, इधर लिख लेना ये फीमेल है, इधर लिख लेना ये मेल है। मेल का कौन सा गैमीट, आर गैमीट और डब्लू गैमीट था, फीमेल का भी आर गैमीट डब्लू गैमीट था। यहाँ पे क्या होगा, आर आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आर डब्लू हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आर और ये डब्लू आपस में मिल जाएंगे, तो आर डब्लू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये डब्लू और ये डब्लू, तो इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएंगे। अब आप कह सकते हो ये आर आर किसका था, रेड कैटल का था, तो इसका अमाउंट कितना है, या इसका जो भी संख्या है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे ये आर डब्ल्यू और आर डब्ल्यू कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह, वहाँ रेड और वाइट था तो आप बोल रहे हो ये गाय पिंक कलर की हो जाएगी, पिंक कलर की कोई गाय नहीं होती, ठीक है ना। तो आप इसको अलग नाम दे सकते हो, रोन रोन काव आप बोल सकते हो। रोन काव मतलब, इसका मतलब क्या होगा, गाय लाल होगी लेकिन उस पे क्या होंगे, वाइट पैचेस होंगे, ठीक है। तो इनकी कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख लो आप, और रोन लिख लो उसको, ठीक है। यानी 2 रोन 1 रेड, और ये 1 क्या है, वाइट है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, तो 1, तो ये रेशियो क्या है, 1:2:1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो 2 रोन आपको दिख रहे हैं, इसमें रेड कलर भी आप, मतलब गाय रेड कलर की है लेकिन वाइट पैचेस भी आए हैं उस पर, ऐसा नहीं कि गाय पिंक हो गई, ठीक है ना। तो एक मतलब वो ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करा है, एक्सप्रेस करा है, उन्होंने इक्वली एक्सप्रेस करा है, ठीक है। यानी एक दूसरे को प्रभावित किए बिना जब क्या हो जाता है, चाहे वो उनकी आगे संततियां हों, वहाँ क्या करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं इक्वली, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस कहलाता है। तो एक सिंगल लाइन में आप कह सकते हो कि बोथ जीन ऑफ एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस इटसेल्फ इक्वली,
ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल मैंने इसमें बता दिया आपको, और कैटल कलर का भी बता दिया, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो ये तो आप कह सकते हो, देखो जीनोटिपिक रेशियो की भी बात करोगे तो 1:2:1 ही हो जाएगा, और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। देखो ये आपको दिख रहा है जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल अलग है, ठीक है, यहाँ भी अलग है। और फिनोटिपिक आपको दिख रहा है, रेड गाय रेड ही रहेगी, वाइट गाय वाइट रहेगी, और जो लाल गाय जिस पे वाइट पैचेस हैं वो अलग ही रहेगी, ठीक है ना। तो फिनोटिपिक भी आपको वही रेशियो मिल रहा है 1:2:1। तो सेम ऐसी ब्लड ग्रुप के साथ भी यहाँ पे मैंने समझाया आपको, ठीक है ना। हो गया। तो चलिए अब इसके बाद ये तो हो गए, लास्ट है इस लेक्चर में कि मेंडेल के नियमों का महत्व क्या है आज की उसमें, ठीक है, आज के टाइम में। तो देखो मेंडेल ने संकरण करवाया था पौधों में, ठीक है। तो मेंडेल के जो जो भी उन्होंने लॉज दिए, ठीक है, या जो भी पोस्टुलेट्स दिए उनके, उनका इम्पोर्टेंस ये है कि आप जब भी आप दो पौधों के बीच संकरण करवा रहे हो, तो पहले तो आप संकरण कराने से पहले जो भी अच्छे लक्षण वाले पौधे होंगे उनको संचित कर लोगे, और उन्हीं की क्या करोगे, पीढ़ियाँ आगे मतलब प्रोडक्शन करोगे उसका, ठीक है ना। तो अच्छे लक्षणों को आप संचित करके क्या कर सकते हो, अधिक उत्पादन कर सकते हो, ठीक है। और जो अच्छे लक्षणों वाली जो भी होंगी, क्या बोलेंगे उसे, बीज मान लो, ठीक है, आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो बीज मान लो। तो अच्छे लक्षणों वाले जो बीज होंगे या जो भी प्रजातियां होंगी वो क्या होंगी, रोग प्रतिरोधी भी होंगी, ठीक है, यानी उनमें आसानी से रोग नहीं लगेंगे, ठीक है। बहुत मतलब अधिक मात्रा में आप उनका उत्पादन भी कर सकते हो, और वो क्या होंगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी बजाय और अदर्स से जिन पे मतलब कुछ ना कुछ जिन पे डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, या फॉल्ट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, उनमें थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, उनसे जो भी और उपयोगी, वो जितनी उपयोगी हैं उससे भी ज़्यादा उपयोगी प्रजातियां आप क्या कर सकते हो, विकसित कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अगर संकरण हम करवा रहे हैं तो जो भी संभावित संतानें होती हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था, जब किसकी बात कर रहे थे हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो आने वाली संततियाँ थी उनका रेशियो हमें थोड़ा बहुत पता चल गया था कि 1:2:1 है, ठीक है। तो उसका लक्षण क्या होगा कि हाँ भाई 2 पिंक हो सकते हैं, एक लाल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। तो इसका मतलब संकरण से हमें क्या पता चल जाता है, संतानों के लक्षणों का भी हम पता लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब कल हमने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की बात की थी, है ना। तो उन लक्षणों का अध्ययन करके अब हम देख सकते हैं कि मतलब उन लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि हाँ भाई उसमें क्या है, क्या उसमें जेनेटिक फॉल्ट है, ठीक है। तो उन जेनेटिक फॉल्ट को हम क्या कर सकते हैं, आगे पीढ़ियों में जाने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उनको हटा देंगे, या फिर क्या करेंगे, उन वाले बीजों को या जो भी होंगे प्रभावी या अप्रभावी लक्षण जो भी हमें चाहिए होंगे या जो नहीं चाहिए होंगे, हम उनको रोक सकते हैं, ठीक है ना। हो गया। और मैंने ये बता दिया कि बाय हाइब्रिड इसके संकरण, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नई संकर प्रजातियां या नई संततियां जो अच्छी उन्नति वाली होती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देती हैं, उनको आप विकसित कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही क्या हो सकता है, इन सिद्धांतों का उपयोग करके आप ये मतलब हर एक में क्या हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। ह्यूमंस की भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें कि क्या कर सकते हैं, जो बीमारी वाले हमारे जीन्स होते हैं किसी पर्सन में, यानी किसी आदमी में बीमारी वाले जीन्स होते हैं, हम उन जीन्स का पता लगा के, या फिर आप क्रोनिक जीन्स उन्हें बोल सकते हो, उनको हटा के अगले उसकी आने वाली पीढ़ियों का आप बीमारी से भी क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसके थ्रू होता है, संकरण के थ्रू होता है, ठीक है ना। हो गया। चलिए ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। ओके।